हेलो दोस्तों, मेरा नाम है उदित महेश्वरी और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फाइन ऑर्गेनिक्स के बारे में। अब अगर हम लोग सबसे पहले बात करें इस कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में, तो ये जो कंपनी है वो लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है ओलियो केमिकल बेस्ड एडिटिव्स की इंडिया के अंदर और की प्रोड्यूसर है ग्लोबली। और इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है वो लोकेटेड है अंबरनाथ, डोंबिवली और बदलापुर के अंदर। अब यहाँ पे ये जो लोग हैं 400 से भी ज्यादा स्पेशलिटी एडिटिव केमिकल्स को प्रोड्यूस करते हैं। इसके अलावा 160 से भी ज्यादा इन लोगों के ग्लोबली डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क है। 70 से भी ज्यादा कंट्रीज में इनकी प्रेजेंस है और इनका जो रेवेन्यू है उसके अंदर से 55% आता है एक्सपोर्ट से और 45% आता है इंडिया से। और इसके अलावा अगर बात करें इस कंपनी के मार्केट शेयर के बारे में, तो ओलियो केमिकल एडिटिव्स के अंदर इसका जो मार्केट शेयर है वो है 40%। इसके अलावा जो फूड एंड प्लास्टिक के एडिटिव्स हैं उसके अंदर इसका मार्केट शेयर हो जाता है 90%, यानी कि ऑलमोस्ट मोनोपोली। अब अगर हम लोग बात करें यहाँ पे इंडिया की, तो इंडिया के अंदर पिछले कुछ सालों में स्पेशलिटी केमिकल्स का जो मार्केट है वो काफी अच्छे से फ्लरिश कर रहा है। और यहाँ पे जो डिमांड आ रही है वो आ रही है फूड प्रोसेसिंग, पर्सनल केयर और होम केयर की इंडस्ट्रीज से। और अब अगर हम लोग बात करें यहाँ पे ग्लोबल मार्केट की, तो साल 2020 के अंदर जो मार्केट वैल्यूएशन थी वो है 22 बिलियन और साल 2025 में ये बढ़ के हो जाएगी ऑलमोस्ट 32 बिलियन के आसपास। अब ग्लोबल लेवल पे अगर मैं बात करूं, तो ग्लोबल लेवल पे जो डिमांड बढ़ रही है वो बढ़ रही है ग्रीन केमिकल्स के अंदर ओलियो केमिकल्स की। और उस चीज का फायदा इस कंपनी को भी होने वाला है, क्योंकि इस कंपनी का, जैसे मैंने आपको बताया था, कि एक्सपोर्ट से रेवेन्यू आता है 55%। और अब अगर मैं बात करूं इस कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो के बारे में, तो यहाँ पे ये जो कंपनी है वो 3 तरीके के प्रोडक्ट बनाती है। पहला आ जाता है फूड एडिटिव्स, दूसरा आ जाता है प्लास्टिक एडिटिव और तीसरा आ जाता है अदर स्पेशलिटीज। अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करें फूड एडिटिव्स के बारे में, तो यहाँ पे ये लोग फूड इंडस्ट्री को अपने एडिटिव सप्लाई करते हैं, जैसे कि इमल्सिफायर, एंटी फंगल एडिटिव्स, प्रिजर्वेटिव्स और दूसरे एडिटिव ब्लेंड्स भी। और ये जो सभी प्रोडक्ट्स हैं ये सभी फूड की क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए यूज किए जाते हैं और फूड जो है उसको थोड़े टाइम के लिए फ्रेश रखने के लिए भी ये प्रोडक्ट यूज किए जाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना और इसको अपने दोस्तों के साथ में, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ में शेयर करना भी ना भूलें। और अब अगर मैं बात करूं इनके दूसरे प्रोडक्ट के बारे में, जो कि था प्लास्टिक एडिटिव्स, तो प्लास्टिक एडिटिव्स के केस में कंपनी वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स यहाँ पे बनाती है, जिसके अंदर आ जाते हैं इनके इंजीनियरिंग प्लास्टिक, पीवीसी प्रोडक्ट, डिस्पर्सिंग एजेंट और प्रोसेसिंग एड्स। और अब अगर बात करें इनकी तीसरे प्रोडक्ट के बारे में, जो कि है इनका अदर स्पेशलिटीज, तो यहाँ पे अदर स्पेशलिटीज के अंदर जो इनके कंज्यूमर सेक्टर से रिलेटेड कस्टमर्स हैं उनके लिए ये लोग ओलियो केमिकल एडिटिव प्रोडक्ट्स बनाते हैं। इसके अलावा ये लोग वेरियस टाइप ऑफ कोटिंग एप्लीकेशन और अदर एप्लीकेशन के प्रोडक्ट्स भी यहाँ पे मैन्युफैक्चर करते हैं। तो अभी यहाँ पे ये जो कंपनी है फाइन ऑर्गेनिक्स, ये बेसिकली 5 इंडस्ट्रीज के साथ में बहुत ही ज्यादा डील करती है। ये इंडस्ट्रीज होती है फूड, प्लास्टिक, कॉस्मेटिक, रबर और कोटिंग एडिटिव्स। तो अब हम एक एक करके इन पांचों इंडस्ट्रीज के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करें पहली इंडस्ट्री के बारे में, जो कि है फूड की इंडस्ट्री, तो अब यहाँ पे जो ओलियो केमिकल है वो यूज होता है डेयरी के आइटम्स के अंदर, फ्रोजन फूड प्रोडक्ट्स के अंदर, प्रोसेस्ड फूड आइटम्स के अंदर और बेवरेजेस के अंदर। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ मार्केट वैल्यूएशंस के बारे में, तो जो ग्लोबली मार्केट वैल्यूएशन रहेंगे साल 2018 से साल 2023 तक, यहाँ पे ग्रोथ आएगी 5.4% की सीएजीआर से। और जो मार्केट वैल्यूएशन होंगे साल 2023 तक वो हो जाएंगे 2495 मिलियन यूएसडी। अब अगर मैं इसके बाद में बात करूं हमारे इंडिया के बारे में, तो इंडिया के अंदर ग्रोथ आने वाली है 7.36% की सीएजीआर से, यानी ग्लोबल लेवल से हम लोग यहाँ पे अच्छा करने वाले हैं नेक्स्ट 5 इयर्स के अंदर। और साल 2023 तक जो मार्केट वैल्यूएशन इसका आ जाएगा वो आएगा 145 मिलियन यूएसडी तक। अब इसके बाद में जैसे जैसे पॉपुलेशन की ग्रोथ होगी, जो कि होनी ही है आने वाले टाइम के अंदर, तो जैसे जैसे यहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ेगी वैसे वैसे सेगमेंट के अंदर डिमांड बढ़ेगी और ओलियो केमिकल्स की डिमांड भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। इसके अलावा जैसे जैसे हेल्दियर फूड और ऑर्गेनिक फूड की डिमांड भी यहाँ पे इंक्रीज होगी, उसका भी फायदा सीधे तौर पे इस कंपनी को होने वाला है इन फ्यूचर। तो अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दूसरी इंडस्ट्री के बारे में, जो कि है प्लास्टिक इंडस्ट्री, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ग्रोथ रेट के बारे में, ग्लोबली जो ग्रोथ रेट होगी वो होगी 5% सीएजीआर की।
साल 2023 तक मार्केट वैल्यूएशन हो जाएगा 61 बिलियन यूएसडी का। इंडिया के अंदर मैं बात करूं कंजम्पशन टर्म्स के अंदर, तो यहाँ पे अभी जो कंजम्पशन है वो है 25,000 टन पर एनम का, जो कि बढ़ करके हो जाएगा 30,000 टन पर एनम साल 2023 तक। अब यहाँ पे ये जो प्लास्टिक एडिटिव्स है ये यूज होते हैं वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन के अंदर, जैसे कि स्पेशलिटी फिल्म्स, एग्रीकल्चर मोल्डेड आर्टिकल्स, कंस्ट्रक्शन और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स के अंदर भी। और यहाँ पे जो ई कॉमर्स है उसकी वजह से भी रिटेल सेगमेंट के अंदर डिमांड बढ़ने वाली है ओलियो केमिकल्स की। इसके अलावा यहाँ पे जो कस्टमर का प्रेफरेंस है वो भी शिफ्ट हो रहा है धीरे धीरे प्लास्टिक प्रोडक्ट्स की तरफ। और ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि ये थोड़े चीप पड़ते हैं प्रोडक्ट्स दूसरे प्रोडक्ट्स के कंपैरिजन के अंदर। इसके अलावा यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है उसके अंदर जो कन्वेंशनल प्रोडक्ट यूज होते हैं, अब कन्वेंशनल प्रोडक्ट कौन से हो गए? वो हो गए आपके वुड और मेटल। अब यहाँ पे इनकी जो रिसाइकलिंग है, इनका जो डिप्लेशन है, उसके रिगार्डिंग स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन ऑलरेडी बन रखे हैं। तो इसकी वजह से प्लास्टिक इंडस्ट्री को भी यहाँ पे ऑटोमेटिकली फायदा होगा, और फायदा होगा ओलियो केमिकल की इंडस्ट्री को भी। तो अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तीसरी इंडस्ट्री के बारे में, जो कि है कॉस्मेटिक इंडस्ट्री, तो कॉस्मेटिक इंडस्ट्री की वैल्यूएशंस की अगर मैं बात करूं ग्लोबल लेवल पे, तो यहाँ पे जो वैल्यूएशन है साल 2025 तक हो जाएंगे 758 बिलियन यूएसडी। और इंडिया के अंदर क्या सीन रहेगा? इंडिया के अंदर सेम टाइम में इसकी वैल्यूएशन पहुंच जाएंगे 50 बिलियन यूएसडी तक। अब यहाँ पे इंडिया के अंदर जो ग्रोथ आने वाली है एकदम जबरदस्त, वो आने वाली है कॉस्मेटिक और पर्सनल केयर इंडस्ट्री के अंदर। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि हम इंडियंस जो है अब काफी ज्यादा अवेयर होने लग गए हैं अपनी फिजिकल अपीयरेंस को लेकर, और इसकी वजह से जो ग्रोथ आएगी वो आएगी हर्बल, ऑर्गेनिक और नेचुरल कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स के अंदर आने वाले टाइम में। अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करें रबड़ इंडस्ट्री के बारे में, तो इंडिया रबड़ के मामले में थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, फोर्थ लार्जेस्ट है कंज्यूमर। तो यहाँ पे जो रबड़ इंडस्ट्री है उसका जो रबड़ प्रोडक्ट है ये यूज होने वाला है वाइड रेंज ऑफ एंड यूजर इंडस्ट्रीज के अंदर आने वाले टाइम में। इसके अंदर शामिल है केमिकल और मेडिकल इंडस्ट्री। इसके अलावा रबड़ एडिटिव्स नॉन टायर एप्लीकेशन में भी यूज होने वाले हैं, और इसमें आती है फोम, फुटवेयर, मेडिकल और फार्मा इंडस्ट्री, और भी बहुत सारी इंडस्ट्रियां इसके अंदर शामिल है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें अब कोटिंग एडिटिव्स के बारे में, तो कोटिंग एडिटिव्स के केस में इंडिया जो है फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्केट बन रहा है प्रिंटिंग इंक का। इसके अलावा यहाँ पे जो डोमेस्टिक प्रिंट मार्केट है उसका रैपिड एक्सपेंशन यहाँ पे हो रहा है। इसके अलावा जो पैकेजिंग, ऑटोमोबाइल और ड्यूरेबल इंडस्ट्री है, इसके अंदर प्लास्टिक की डिमांड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इंक्रीज हो रही है, और इसकी वजह से जो कोटिंग एडिटिव्स है उसकी डिमांड भी यहाँ पे इंक्रीज होने वाली है आने वाले टाइम में। तो अभी तो यहाँ पे हम लोगों ने बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें कर ली, फ्यूचर के अंदर क्या ग्रोथ आ सकती है वो सब कुछ हमने देख लिया, लेकिन ग्रोथ के साथ में आते हैं चैलेंजेस और थ्रेट। तो अब हम लोग जानेंगे कि इस इंडस्ट्री के अंदर एट प्रेजेंट क्या चैलेंजेस और थ्रेट है, और फ्यूचर के अंदर क्या चैलेंजेस और थ्रेट यहाँ पे रह सकते हैं। तो सबसे पहला जो थ्रेट है वो आता है इनकी यूजर इंडस्ट्री के अंदर स्लो डाउन का। अब मान लीजिए कि यहाँ पे ये लोग प्लास्टिक इंडस्ट्री के अंदर किसी कंपनी को प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं, अब उस इंडस्ट्री के अंदर स्लो डाउन आ जाए और उस इंडस्ट्री की कंपनीज के प्रोडक्ट बिकना बंद हो जाए या ना के बराबर पहुंच जाए, तो यहाँ पे क्या होगा? जैसे उनके प्रोडक्ट की डिमांड घटी, इनके ओलियो केमिकल्स की सप्लाई भी ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगी। तो ये रहता है इनके लिए एक सबसे बड़ा थ्रेट। इसके अलावा जो दूसरा थ्रेट आता है वो आता है रूल्स एंड रेगुलेशंस का, रिफॉर्म का। अब यहाँ पे ये जो चीज है इनको दो तरीके से हिट करती है। पहला है डायरेक्टली, दूसरा है इनडायरेक्टली। डायरेक्टली कैसे? डायरेक्टली इस तरीके से कि कोई रूल्स एंड रेगुलेशन आ जाए जो डायरेक्टली इनकी इंडस्ट्री के लिए आए गवर्नमेंट के थ्रू, तो ये हो गया इनके ऊपर डायरेक्ट इंपैक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन का। अब इनडायरेक्ट कैसे? इनडायरेक्ट इस तरीके से कि इनके जो एंड यूजर इंडस्ट्री है उसके अंदर गवर्नमेंट कोई ऐसा रूल्स एंड रेगुलेशन ला दे जिससे इनके ओलियो केमिकल्स की जो सप्लाई है वो रिड्यूस हो जाए। तो रूल्स एंड रेगुलेशन इनको इस तरीके से यहाँ पे हिट कर सकते हैं अभी भी और आने वाले टाइम में भी। अब यहाँ पे जो तीसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है वो आती है इनकी लॉन्ग प्रोडक्ट अप्रूवल की। अब यहाँ पे होता क्या है कि जो ओलियो केमिकल मैन्युफैक्चरर है, अगर उसको कोई प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करना है तो उसके लिए उसको लेना होता है लाइसेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। तो एक तो इसका टाइम कंज्यूम हो जाता है इस चीज के अंदर। उसके बाद में ये अगर कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर भी लेता है
तो यहाँ पे जो उसका एंड यूजर है वो इंडस्ट्री उसको अप्रूव करने में 3 से 5 साल का समय लगा देती है ऑन एन एवरेज। तो यहाँ पे होता क्या है कि जो मैन्युफैक्चर है उसको एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ कॉस्ट को यहाँ पे बियर करना पड़ता है, और इसके बाद में इस इंडस्ट्री के अंदर काफी सारे एंट्री बैरियर्स भी मौजूद है। तो ये सारी चीजें भी जो कंपनीज को इस इंडस्ट्री के अंदर एंटर करना होता है उसको यहाँ पे इस चीज को भी बियर करने के लिए मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ता है। अब यहाँ पे जो चौथी और आखिरी प्रॉब्लम आती है वो आती है कस्टमर स्पेसिफिकेशन से रिलेटेड। अब इसमें होता यह है कि जैसे केमिकल कंपनी जो है उसने कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किया और वो कस्टमर को पसंद नहीं आया, तो यहाँ पे जो एग्जिस्टिंग ऑर्डर है उसके कैंसिल होने का, फ्यूचर में जो कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाले थे उसके कैंसिल होने का, इन दोनों का डर यहाँ बना रहता है। इसके अलावा आपके नाम के आगे हमेशा के लिए क्रॉस लगने का डर भी यहाँ पे बना रहता है। तो ये था इनका सारे थ्रेट्स जो कि इनको अभी के टाइम में और आने वाले टाइम में भी परेशान कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग यहाँ पे अगर लास्टली बात करें इस कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में, तो यहाँ पे अगर हम लोग फाइनेंशियल्स में सबसे पहले देखें इस कंपनी के रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस यानी कि इस कंपनी की सेल्स, तो लास्ट के 5 सालों के अंदर कंपनी ने अचीव करी है 12% की CAGR, और इसकी जो सेल्स की वैल्यू है वो पहुंच गई है 65,136 लाख से बढ़ के 1,02,622 लाख तक। और अगर अब हम लोग यहाँ पे बात करें इस कंपनी की EBITDA के बारे में यानी कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डेप्रिसिएशन, तो यहाँ पे जो EBITDA की वैल्यू है वो 14,632 लाख से बढ़ करके पहुंच गई है 23,608 लाख तक लास्ट के 5 सालों में, यानी कि यहाँ पे ग्रोथ रेट आई 13% की CAGR से। लेकिन अगर अब आप लोग यहाँ पे EBITDA के मार्जिन देखेंगे लास्ट के 5 सालों में, तो वो 22.5% से बढ़ के सिर्फ 23% तक पहुंच पाए, यानी कि परसेंटेज के टर्म्स में जो ग्रोथ है वो रही ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। लेकिन वहीं पे अगर आप लोग पैट के मार्जिन यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के मार्जिन अगर देखेंगे तो सेम पीरियड में यानी कि लास्ट के 5 सालों में वो पहुंच गए 12% से 16% पे। और अब अगर हम लोग बात करें इस कंपनी की बैलेंस शीट के बारे में, तो बैलेंस शीट में अगर आप इनकी लायबिलिटी साइड देखेंगे तो यहाँ पे डेट है 92 करोड़ का। वहीं अगर हम लोग एसेट साइड में देखें तो इनके जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स हैं वो है 206 करोड़ के। तो यहाँ पे कंपनी ऑलमोस्ट नेट नेट डेट फ्री है, और ये जब चाहे अपनी डेट को खत्म कर सकती है अपने कैश रिजर्व्स के थ्रू। और जो इनके कैश रिजर्व्स हैं इनकी एसेट साइड का 25% होल्ड करते हैं, जो कि मैक्सिमम शेयर है किसी भी एसेट का इनकी एसेट साइड्स के अंदर। तो अब अगर हम लोग नेक्स्ट फाइनेंशियल के अंदर देखें इस कंपनी के कैश फ्लोज को, तो अगर आप उसमें देखेंगे साल 2015-16 से लेके साल 2018-19 तक, तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इस कंपनी के जो फ्री कैश फ्लोज हैं वो डिक्रीज हो रहे हैं। लेकिन साल 2019-20 के अंदर अगर हम कंपेयर करें पुराने सालों से, तो एक ट्रमेंडस ग्रोथ आई है इनके फ्री कैश फ्लोज के अंदर। और इसकी वजह क्या रही? इसकी वजह रही कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का इंक्रीज होना। तो दोस्तों ये था हमारा पूरा फंडामेंटल एनालिसिस फाइन ऑर्गेनिक्स के ऊपर। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज दोस्तों इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और साथ ही साथ में हमें कमेंट बॉक्स में 2 चीजें बताइएगा। पहला ये कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, दूसरा ये कि ऐसा सेम एनालिसिस आप कौन सी कंपनी के बारे में देखना चाहते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।